So we are starting with the next topic, that is Government of India Act of 1935. ये क्या है? ये आपका लास्ट मेजर रिफॉर्म है, ठीक है। ये आपका लास्ट मेजर रिफॉर्म है जो 1935 में आया। ये कब ड्यू था? ये ड्यू था आपका 1929 में। तो आपका 27 में साइमन कमीशन आया, फिर 28 में आपकी नेहरू रिपोर्ट आई, 29 में 14 पॉइंट्स आए, 1932 में आपकी आरटीसी आई, तब जाके आरटीसी के बाद आपका एक्ट ऑफ इंडिया 1935 बना। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ये हमें पढ़ना लाजमी है। ये हमारे सिलेबस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हमारी हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एक 7 मार्कर का आपका क्वेश्चन भी आता है, वो होता है आपका वाई वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट फॉर द सब कॉन्टिनेंट। ये सवाल भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमें पढ़ना है कि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट क्या था, ये था क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, फिर इंडियंस ने इसको क्यों रिजेक्ट करा। ये 3 मेजर चीज़ें हमें आज के टॉपिक के लिए पढ़नी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। The constitutional process which started the announcement of Simon Commission 1927 finally ended in 1935 by presenting Act of India 1935. इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1935 भी कहा जाता है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे नाम हैं तो आप कंफ्यूज नहीं हो। 1935 जहाँ पर भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया वो ये ही है, ठीक है। इसके मेन फीचर्स क्या थे? सबसे पहला ये है कि इट विल बी अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन फ्यूचर एंड इंडिपेंडेंट स्टेट्स विल जॉइन द फेडरेशन। अगर आपको याद हो तो 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सर तेज बहादुर सप्रू ने भी ये बात कही थी कि हमें ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना चाहिए। वो यही बात को आज आपका माना गया। तो RTC 1 मैंने प्रीवियस लेक्चर में कही थी कि RTC 1 वॉज समवॉट सक्सेसफुल बिकॉज उसकी बहुत सारी बातें आगे जाके 1935 एक्ट में मानी गई थी। जैसे कि सबसे पहली बात ये। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ डायरकी क्या सिस्टम है? डायरकी हमने 1919 के मॉन्टेग चैम्फर रिफॉर्म में भी पढ़ा था। डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स रूल। इट मीन्स that there will be transferred subjects versus reserved subjects. ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स बेसिकली वो होंगे जो आपके इंडिया के पास जाएंगे, इंडियंस के पास जाएंगे। रिजर्व सब्जेक्ट वो होंगे जो ब्रिटिश के पास रहेंगे। तो द गवर्नमेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 2, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। जो बेसिकली मेन सब्जेक्ट वो ब्रिटिश के पास, ट्रांसफ़र इंडियंस के पास। ये जो डायर की थी ये आपकी प्रोविंशियल लेवल पर भी थी, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ 1919 में आई थी, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919 मॉन्टेग चैम्बर रिफॉर्म। जो 1919 में जो डायर की थी वो प्रोविंशियल लेवल पर भी थी। मैंने क्या बोला? थी। इसका मतलब जो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें प्रोविंशियल लेवल पर डायर की ख़त्म कर दी थी, क्योंकि सारा जो सिस्टम था वो इंडियंस को दे दिया था। इंडियंस इस बात पर तो बड़े खुश थे कि सारा सिस्टम जो है वो प्रोविंसेस के पास अपना अपना होगा। दे विल बी नो डायरकी, मतलब प्रोविंस में जो हो रहा है उससे ब्रिटिश को कोई लागू नहीं, ब्रिटिश को कोई वास्ता ही नहीं। ब्रिटिश जो दिखेगा वो सिर्फ फेडरल जो गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपका फाइनेंस हो गया, आपका डिफेंस हो गया, ये सारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं, वो ब्रिटिश देखेगा। वो भी सारे नहीं, कुछ देखेगा। बाकी सारे जो काम हैं प्रोविंसेस के वो इंडियंस के हाथों में। आप इलेक्शन जीतो, आपको जो करना करो, समझ रहे हो? ठीक है। तो सिस्टम ऑफ डायरकी जो थी वो प्रोविंस से अबॉलिश हो गई थी, क्योंकि प्रोविंस की अब जो पावर है वो ब्रिटिश के हाथ में नहीं रही, वो दे दी उन्होंने इंडियंस को। एंड वॉज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, सिर्फ सेंटर पर ही है। दे वुड बी गवर्नर अपॉइंटेड बाय द वाइसरॉय। मतलब गवर्नर का अपॉइंट कौन करेगा? वाइसरॉय।
इलेक्शन आप जीतोगे, आप जाओगे असेंबली में, असेंबली से ब्रिटिश बोलेगा हाँ तुम खड़े हो जाओ, हाँ तुम भी आ जाओ, तुम सिंध के बन जाओ, तुम बॉम्बे के बन जाओ, ऐसा होगा। दे विल बी नो इलेक्शन फॉर, मतलब गवर्नर का इलेक्शन तो होगा, वो असेंबली में तो जाएगा, असेंबली में से ब्रिटिश चुनेगा कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो, तुम भी हो, तुम तीनों ये इन प्रोविंसेस के तुम गवर्नर बनोगे, ये सिस्टम होगा। इसका मतलब गवर्नर ब्रिटिश का होगा, वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, वो इलेक्शन से जीता, पर उसमें से भी जो अच्छा बंदा होगा ब्रिटिश के मुताबिक, जो ब्रिटिश की बात सुनेगा, वो ब्रिटिश उनको अपॉइंट कर देगा। तो मतलब अभी भी फुली पावर नहीं दी गई। एक तो डायरेक्टली अभी भी सेंटर पर है, वो तो मसला है, बाकी ये जो गवर्नर्स हैं ये भी उन्होंने जो अपॉइंट करे हैं, इसका मतलब ये है कि फुली जो पावर ट्रांसफ़र हुई है वो इंडियंस के पास नहीं हुई है। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया, जो कब से जिना कह रहा है सिंध को बॉम्बे से अलग करो, आज जाके वो बात मानी कि सिंध को बॉम्बे से अलग करो। सिंध इज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। प्रोविंस के पास मैक्सिमम ऑटोनॉमी होगी, बेसिकली इट विल बी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमने बहुत बार सीख ली है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि प्रोविंस के पास अपनी पावर है, वो जो करना चाहे वो करे। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता हूँ कि पाकिस्तान में भी आपके 4 प्रोविंसेस हैं, उनके पास भी अपनी अपनी पावर है कि वो अपना एजुकेशन सिस्टम, सिंध का एजुकेशन सिस्टम अलग है पंजाब से, पंजाब का अलग है बलूचिस्तान से, पंजाब पुलिस डिफरेंट है सिंध पुलिस से, हर चीज़ डिफरेंट होती है। सिंध में छुट्टी होगी तो पंजाब वाले देखेंगे, उनकी मर्ज़ी, छुट्टी देनी तो दें, नहीं देनी तो नहीं दें, अलग, हर चीज़ अलग। समझ लो चीज़ों को। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी और चीफ मिनिस्टर कैन वर्क फ्रीली इन द प्रोविंसेस। ब्रिटिश कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे नुकसान है और कैसे फ़ायदा है। फ़ायदा तो इसलिए कि भाई प्रोविंस में आप इलेक्शन जीतो, आपको जो करना करो। नुकसान क्यों है वो हम इलेक्शन में देखेंगे कि इलेक्शन जब मुस्लिम लीग हारेगी तो कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ क्या करती है इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत, वो हमें सीखना है। इंडिया को 11 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया। फ्रेश इलेक्शंस होंगे। 1937 में आपके सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, जिससे प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी। और कमल अवार्ड जो हमने पढ़ा था 1932 में, जिसका नाम माइनॉरिटी अवार्ड भी था, वो सारी बातें भी आपकी मानी जाएंगी इस कॉन्स्टिट्यूशन में। समझ लियो, सब चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ गया, कोई परेशानी तो नहीं। ये इसके मेन फीचर्स थे कि एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फ्यूचर में बनेगी। इंडिपेंडेंस के पास अपना मौका है कि वो फेडरेशन ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी प्रोविंसेस से ख़त्म करके सेंट्रल लेवल पर कर दी गई थी। सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया गया। वाइसरॉय के पास ये पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर्स बेसिकली गवर्नर्स अपॉइंट करेगा असेंबली में से। प्रोविंस के पास मैक्सिमम ऑटोनॉमी है। इंडिया को 11 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। नए इलेक्शंस होंगे और 1932 के जो कमल अवार्ड थे वो सारे 1935 गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया में माने जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया एक्ट ऑफ इंडिया क्या था। अब जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है 7 मार्कर का कि गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों ज़रूरी था वो उस सब कॉन्टिनेंट के लिए। बेसिकली एक बात मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आगे जाके पाकिस्तान का भी टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बना था और इंडिया का भी टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब 47 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों आज़ाद हुए तो उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था और पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत लेट बना था, इसके अंदर मिर्ज़ा के दौर में बना था, अगस्त 56 में बना था। तो पाकिस्तान का ये 9, 10, 11 साल बाद, पाकिस्तान के अराउंड हम 10 साल लगाते हैं, 9 से 10 साल के बाद आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसका मतलब जो इसके बीच में जो 9-10 साल हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था, उसमें क्या चल रहा था, उसमें आपका इंडियन एक्ट 1935 ही चल रहा था। इंडिया में भी यही एक्ट चल रहा था जब तक उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। तो आपका सवाल ये है कि उसकी इम्पोर्टेंस आपको बयान करनी है। तो फर्स्टली द क्वालिफ़िकेशन ऑफ वोटर्स। तो पहले जो हमारे वोटर की क्वालिफ़िकेशन थी वो बहुत हाई थी, बहुत कम लोग वोट कर पाते थे, कुछ सिंगल डिजिट की परसेंटेज में ही लोग वोट कर पाते थे। वो अब उनको थोड़ा सा रिलैक्स करके तकरीबन 3,35,60 इतने सारे लोगों ने अब वोट देना शुरू करा। अप्रॉक्सीमेटली आप पहले से 5 गुना ज़्यादा लोगों ने वोट देना शुरू करा।
and it was permissible for 5 lakh women to vote in the election. See, basically it is 5 लाख लोग, 5 लाख औरतों ने भी वोट देना शुरू करा, और ये फिगर तो बेसिकली इससे औरतों को भी थोड़ा वोट देने का हक मिला, और वोटर क्वालिफिकेशन भी रिलैक्स हो गई। जो सिर्फ सिंगल डिजिट में इंडियंस वोट दे पाते थे, अब वो न्यूमरस अमाउंट्स में वोट देंगे। तो उसका मतलब ये एक बात, अच्छी बात भी है, बुरी भी है। बुरी के मतलब बहुत सारे लोग अब भी वोट नहीं दे पा रहे। अच्छी बात ये है कि कुछ लोगों को तो, और कुछ और लोगों को तो मिला। जैसे आज पाकिस्तान में अगर आप देखो तो पाकिस्तान में सिर्फ एक आपकी वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है कि आप 18+ हो। अगर आप 18 साल से बड़े हो, आपका CNIC आपका बना हुआ है, तो आप वोट दे सकते हो। तो उस वक्त इंडिया में ये होता था कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आपके पास इतनी पढ़ाई लिखाई हो, आपके पास ये हो, आपके पास वो हो, तो आप वोट देने के एलिजिबल हो गए। गरीब इंसान है, गरीब औरत है, वो तो बैठी जाए, उसको तो वोट देने का हक ही नहीं है। हाँ, अमीर औरत है तो उसको थोड़ा बहुत आप ये इस फिगर में उसको काउंट करोगे, उसको वोट देने का हक दोगे। औरतों को छोड़ो, मर्दों को भी हमने अभी बात करी कि मर्दों को भी वोट देने का हक नहीं था, बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपके ये इशू था कि वोटर क्वालिफिकेशन अब थोड़ी सी रिलैक्स हो गई, कुछ और लोगों को भी वोट देने का हक मिला। ये अच्छी बात है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। नेक्स्ट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली। जो ब्रिटिश जो मुसलमान था वो चाहता था, वो मुसलमान क्या चाहता था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहता था कि प्रोविंस के पास पावर हो और हम जो करना चाहे हम करें। सही है। सिंध और उड़ीसा आपके 2 नए प्रोविंसेस बने थे। सिंध और उड़ीसा आपके 2 नए प्रोविंसेस बने थे। 1919 के एक्ट में, 1919 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपके टोटल 8 प्रोविंसेस थे, अब आपके 11 हो गए। तो सिंध और उड़ीसा आपके 2 नए प्रोविंसेस बने, और प्रोविंस के पास इतनी पावर है कि वो अपने कानून खुद लाएगा और वो खुद रूल करेगा। तो मुसलमानों को भी ये हुआ कि अगर हम इलेक्शन जीत जाएंगे तो हम अपने प्रोविंसेस में खुद मज़े से रूल करेंगे। ठीक है। This was the last major legislation by the British government for the Indian subcontinent. This legislation gave it a major push, and this also turned out to be a constitution for the later India and Pakistan, जो हमने पहले डिस्कस कर ली। फिर हमारा 7 मार्कर का क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्यों रिजेक्ट करा, क्यों अपोज करा इंडियंस ने। इंडियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस कॉन्स्टिट्यूशन से, क्यों, ये हमें समझना है। नेहरू ने तो उसको सीधा सीधा कह दिया, इट इज़ अ चार्टर ऑफ स्लेवरी एंड अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन्स। मतलब ये एक फ़नी बात तो है कि एक मशीन जिसके बहुत बेहतरीन ब्रेक्स हैं, तो उसका इंजन ही नहीं है। नहीं तो ब्रेक्स दिए क्यों हैं जब इंजन नहीं है? जब वो चल ही नहीं सकती तो वो इतने बेहतरीन ब्रेक्स हम करेंगे क्या? बेसिकली नेहरू ने कहा कि इट इज़ अ चार्टर ऑफ स्लेवरी, कि बहुत फजूल सा कॉन्स्टिट्यूशन है। Due to many safeguards granted, only 25% of the Indians were allowed to vote. जिन्ना ने इसको क्या कहा? जिन्ना ने कहा it is thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. जिन्ना ने कहा it is thoroughly rotten, fundamentally bad and totally unacceptable. ये बिल्कुल ही फजूल सा कॉन्स्टिट्यूशन ये ब्रिटिश ने हमारे सामने रख दिया और हम इसको नहीं मानते। अभी भी जो आपका गवर्नर जनरल है, जो आपका वाइस रॉय है, उसके पास सारी पावर है, वो अभी भी फेडरेशन के हेड है, वो फॉरेन अफेयर्स भी संभालेगा, वो डिफेंस भी संभालेगा, वो आपका फाइनेंस भी संभालेगा। वो जब हर चीज़ संभाल रहा है तो हमें क्या मिला? जो कांग्रेस था वो तो कब से बेचारा सेल्फ रूल मांग रहा है। और आपका अगर आप देखो तो 1930 में आपके इलाहाबाद एड्रेस हो गया, जिसमें आपने पाकिस्तान की बात की। 1935 में जो आपके चौधरी रहमत अली थे, उन्होंने भी आपकी पाकिस्तान की बात करी थी। इलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने से एक फेडरेशन की बात करी थी, बात करी थी। चौधरी रहमत अली ने तो पूरा पाकिस्तान बनाने की बात की थी। ये सारी बातें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कुछ बोला ही नहीं है, तो सबको टोटली अनएक्सेप्टेबल था ये कॉन्स्टिट्यूशन। ये हिंदूज़ और मुस्लिम्स बेसिकली इंडियंस ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट करा और कहा हम इसको नहीं मानते। ये 2 7 मार्कर आपके पेपर में आ सकते हैं जो हमने
पढ़ लिए, हमने सीख लिए, हमने समझ लिए, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट समझा कि उसके अंदर क्या बातें थीं, क्या चीज़ें थीं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।